हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अब चैनल की सेकंड वीडियो लाए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की। तो चैप्टर है 10th क्लास का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने पढ़ा था भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन वो होती है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना अलग केमिकल सब्सटेंस में, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन और बर्निंग, ये हमने पढ़ लिया था। तो समझा था हमने कि भाई ये एक सब्सटेंस होता है और एक ये सब्सटेंस होता है। एक या दो से अधिक सब्सटेंस को जैसे कि बनाकर हम रिएक्शन बनाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है, और जो प्रोडक्ट बनने से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। ये हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। और इसके एग्जांपल देखे थे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम को एयर में जलाना। जैसे कि Mg है O2। अब मैग्नीशियम को अपन एयर में जलाएंगे, जैसे कि O2 ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो इसका केमिकल फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये हो गया अपना प्रोडक्ट, ये हो गया अपना रिएक्टेंट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इसकी, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। इसमें आया था एवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन कलर। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या देखा था, जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, तो इसमें ZnSO4 मिला था हमको और H2 गैस निकल गई थी, मतलब एवोल्यूशन हो गया था हाइड्रोजन का। और हमने पढ़ा था चेंज इन कलर में, रिएक्शन ऑफ बिटवीन आयरन एंड द कॉपर सल्फेट रिजल्ट इन द चेंजिंग ब्लू कलर अपीयर्स इन द सल्फेट टू पेल ग्रीन कलर। मतलब हमने आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई थी, जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट से पेल ग्रीन कलर में FeSO4 के रूप में बदल गया था। तो ये होता है चेंज इन कलर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आगे वाली केमिकल ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और इसमें हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा था कि चेंज इन स्टेट इन सब्सटेंस, मतलब जो अवस्था बदलती है एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद। जैसे कि कैंडल का जलना पहले कैंडल जलने के बाद लिक्विड हो जाती है, लिक्विड के बाद वो अपने गैसेस स्टेट में चेंज करती है। जैसे सॉलिड स्टेट से, लिक्विड स्टेट से फिर वो गैसियस स्टेट की ओर निकल जाती है। जैसे कि अपना बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का जमना, दिस इज द ये होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो हमने ये पढ़ लिया था। चेंज इन टेम्परेचर भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो क्विकलाइम में CaO और H2O, इन दोनों को रिएक्शन कराई थी। ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स, इन दोनों रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करवाई थी, तो हमें CaOH को ऑल्टवाइज प्राप्त हुआ था। कोई एक क्विकलाइम होता है, स्लैकलाइम होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम समझेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल ऑफ एंड फॉर्मूला एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इक्वेशंस देखी थी, कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे केमिकल इक्वेशन वो होता है जो भी हमारे कोई फॉर्मूले होते हैं उनको हम जैसे कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबल की फॉर्म में। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन का, तो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि ये अपने डेफिनेशन में क्या दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। जो फॉर्मूला और सिंबल से हम केमिकल इक्वेशन को समझाते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एक केमिकल हुआ A, एक केमिकल हुआ B, इन दोनों से हमें C और D प्राप्त हुए, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन देखेंगे A B आर इक्वल रिएक्टेंट। अब ये दो रिएक्टेंट होते हैं एंड C D आर द प्रोडक्ट, और C और D ये प्रोडक्ट होते हैं। The arrow shows the direction of the chemical reaction condition if it is the written generally above in arrow। मतलब इसका मतलब होता है कि ये आरो का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन इधर की ओर है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जैसे कि अब ये दो प्रोडक्ट हो गए, ये हो गए रिएक्टेंट,
और ये प्रोडक्ट बन गए, मतलब इन इसकी तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये आर दर्शाता है कि भाई इन रिएक्टेंट को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो आर का मतलब यही है। When the hydrogen react with the oxygen it gives the water। जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पानी, H2O। दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो वाटर बनेगा ही, ठीक है भाई। अब जैसे कि H2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो ये बनेगा अपने H2O, ये बनेगा H2O, मतलब वाटर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन के बारे में इतना समझ लिया, एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है और कैसे लिखा जाती है, आर का यूज़ क्या होता है, एरो का यूज़ क्या होता है। अब हम समझेंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज, इन द सेकेंड सिंबल आर सब्सटेंस आर यूजिंग राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने, जैसे कि अपन ने केमिकल इक्वेशन तो लिख दी, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं और अनबैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है हम इस 10th क्लास में समझेंगे, ठीक है। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड्स। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम की संख्या है हर एक एलिमेंट की, LHS और RHS, मतलब इधर LHS RHS मतलब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ ही सेम होने चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही, जैसे कि जिंक है तो जिंक का भी इधर जिंक एक ही होना चाहिए, जैसे इसमें एक दे रखा है कुछ नहीं है तो ये भी एक ही है। जैसे कि H2 है, ठीक है। अब H2 को हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 नीचे लग रहा है तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इसमें भी 2 है, ठीक है। और SO4 है तो इसमें भी SO4 है, मतलब ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस इक्वेशन number of zinc, hydrogen and the sulfate are equal on both sides, so it is the chemical balance chemical equation। मतलब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इस नोट्स में ये बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का क्या कहता है कि भाई जैसे कि कोई मास है और ना तो बनाया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। सेम ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी ऐसा ही होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। एनर्जी कैन बी ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है भाई। तो इसमें ये बता गया है। अब ये इक्वेशन बनी है अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या यूज़ है। अब इसमें दे रखा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब जो प्रोडक्ट में मास होगा ना, जो मतलब रिएक्टेंट में मास होगा ना, वही मास अपन को प्रोडक्ट में ही चाहिए। LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ना तो मास ख़त्म होना चाहिए
है ना ही क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि भाई जिंक का मास बढ़ गया, ऐसा नहीं कि घट गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ये सिस्टम है। ओके बॉस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स present in reactant must be equal to the total mass of element present in product। मतलब जो रिएक्टेंट में है भाई, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सेम होने चाहिए, इस लाइन में ये कहा गया है। तो हमको समझ में आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एटॉम और एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए और इसमें ना तो मास बढ़ाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बारे में लिख दिया। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या है भाई, इफ़ द नंबर ऑफ अटोम sorry if the number of atom of each elements in the reactant is not equal to the number of atom in each element present in the product then मतलब इसमें ये कहा गया है कि atom of each element, नंबर ऑफ atom each element, नंबर ऑफ atom हर एलिमेंट के रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ atom ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट में दिए गए हैं वो ही प्रोडक्ट में दिए जाएंगे। जैसे कि इसका मास और इसका atom जितने प्रोडक्ट में हैं और मतलब जितना रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये अनबैलेंस है। बैलेंस की स्थिति क्या होती है कि भाई Fe, जैसे आयरन यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए, वो बैलेंस की स्थिति है। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर एक है आयरन की संख्या, यहाँ पर 3 है, देखिए तो ये अनबैलेंस हुई क्या नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन में H2 है, इसमें H2 है, चलो ये ठीक है। अब ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन में O1 है, इसमें ऑक्सीजन में O4 है, मतलब यहाँ चार एटॉम है, यहाँ एक एटॉम है, तो ये अनबैलेंस की स्थिति बन जाती है। अनबैलेंस के बारे में समझ में आ गया। नंबर ऑफ एटॉम ईच एलिमेंट इज रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इन दिस एग्जांपल a number of atom of element are not equal to the sides of the reaction। in the number of atom of element are not equal to the two sides of the reaction। मतलब यही बात कहा गई कि भाई इधर एटॉम और इधर एटॉम की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। फॉर द एग्जांपल ए नंबर ऑफ एटॉम ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल टू ऑन बोथ साइड ऑफ, ठीक है, ये भी वही बात है। तो नोट्स उतारते रहिएगा दोस्तों। और हम पढ़ेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली वन आयरन atom is present while these iron atoms are present on the right hand side in the balanced chemical equation। balanced chemical equation to be balanced to give the any chemical equation follow of the, ये सेम चीज़ कही गई है। तो इसमें हम समझते हैं कि भाई बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन, मतलब अब हम समझेंगे कि भाई अनबैलेंस हमने पढ़ लिया, अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे की जाती है, ठीक है। बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी। तो बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस ऑफ गिवन एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो द दिस स्टेप। मतलब एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस की जाती है, एक स्टेप दिए गए हैं, इनको फॉलो करके समझिए। और ये भाई अपने बोर्ड एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन फंसता ही है इनमें से कि भाई हमको इक्वेशन दी जाती है, हर टेस्ट में पूछा जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा मेरा सभी छोटे भाई बहन। तो समझते हैं बैलेंस करना इक्वेशन को, और बैलेंस करना आता ही है, हर एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक में पूछा जाता है केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमने अब समझते हैं सीधा और सटीक स्थिति में, ना ज़्यादा फैलाव ना ज़्यादा कठिन,
जैसे आयरन है Fe प्लस H2O, ठीक है, ये H2O है और ये Fe है, ये आयरन है। तो Fe कितना दिया हुआ है यहाँ, 3 दिया हुआ है भाइयों, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और H2 मतलब हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और हाइड्रोजन यहाँ कितने के, यहाँ पर है 2, ठीक है। तो इनको सबको लिख लेंगे अपन एक जगह, ठीक है। जैसे कि राइट द नंबर ऑफ द एटॉम एलिमेंट इन, अब इनको लिख लेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन को देखो, जैसे कि आयरन में कितने हैं, 1, तो आयरन में 1 हो गया, ठीक है, एक इधर नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट, है ना। अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट के हम एटॉम की संख्या लेंगे, जैसे कि Fe है, Fe आयरन है, तो Fe में कितने हैं, 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने हैं, ये देख आयरन के हो गए। अब हाइड्रोजन के लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन में 2 है। आप इसमें प्रोडक्ट में देख के समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 है, ये रिएक्टेंट में, सॉरी, तो अब रिएक्टेंट में देख के समझिए। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन में देख के बताइए। इसमें ऑक्सीजन का केवल 1 ही है, देखो, तो ऑक्सीजन में इसका 1 रख देंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट का काम ख़त्म। अब लेंगे हम प्रोडक्ट का काम। अब प्रोडक्ट में क्या है, आयरन की कितनी है, आयरन की 3 है, देख के बताइए। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन की 4 है। और हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन की 2 है। तो ऐसे कैसे ही 3, 2 और 4, आयरन की 3 और हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 4, हमने ये लिख ली, ठीक है। टू द ऑक्सीजन ऑफ द वन नीडल, सॉरी, टू द बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड्स टू multiply the oxygen on the LHS by 4 so that the number of oxygen atom become equal to the both side, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि Fe 1 है, पुरानी इक्वेशन में Fe 1 है, और तो हमको इसके बराबर करने के लिए, जैसे कि Fe 1 है, अब हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 4 है। तो हम ऑक्सीजन को मानकर इसके 4 एटॉम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, जिससे कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की 4 आ जाएगा। तो इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा इधर, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 8, इससे मल्टीप्लाई होगा, जब देखो 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें 4 ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन का अपना सेम हो गया, ठीक है। तो हमको करना है हाइड्रोजन बराबर, हाइड्रोजन कितना दिया गया है, हाइड्रोजन 2 दिया गया है। और हाइड्रोजन जब इसमें पहले 2 था, फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो गया, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो 2 इसको, ये तो 8 है खैर, अब इसको 2 से 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है। तो हमने इसको फिर देखो, ये 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अपना सेकंड स्टेप ख़त्म। अब इसमें देखो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 8, इसमें कितनी हो गई, हाइड्रोजन की 8 हो गई। ऑक्सीजन की कितनी है, 4, भाई ये मल्टीप्लाई हुआ ना इधर से, ये मल्टीप्लाई इससे किया गया है, तो इसकी भी 4 हो गई और इसकी भी 4 हो गई, मतलब ये क्या, ये बैलेंस हो गई। बचा क्या, ये Fe। अब Fe बचा हमारे, तो Fe मतलब आयरन का बचा है, तो आयरन में कितना, इधर 3 दिया गया है और इधर दिया गया है 1, तो इसको और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। जब ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 है, तो आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटॉम्स बिकम द इक्वल ऑन द बोथ Fe मल्टीप्लाई बाय LHS 3, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये 3 हो गया, 3 बन गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन अपना 8 है, ये हाइड्रोजन अपना 8 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन अपना 4 है, भाई इससे मल्टीप्लाई है ना ये, तो ये अपना 4 है ही है, खैर ये Fe 3Fe 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2O, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। थस दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है।
अब इसको इसके अणुओं को लिखो, जैसे कि आयरन के कितना है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। इसमें अपने लिखे थे हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के अपने 8 है, अब मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन गए ना इसके, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने, इसका मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको देखो, ये प्रोडक्ट को देखो, और रिएक्टेंट का तो देख लिया अपन ने, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के टर्म्स को देखो, जैसे कि अब मतलब आयरन के टर्म्स को देखेंगे हम, तो एफ आयरन के एटॉम को देखेंगे तो इसमें 3 है, और हाइड्रोजन के एटॉम को देखेंगे इसमें 8 है, इसमें 4 है। अब ये बैलेंस केमिकल हुई क्या नहीं भाई, बैलेंस केमिकल हो गई ना इसमें। इसमें एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मास नाइदर भी क्रिएट और नॉट डेस्ट्रॉय, ना तो मास इसमें क्रिएट हुआ ना ख़त्म हुआ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, तो इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ऐसे ही बैलेंस की जाती है, जैसे कि मल्टीप्लाई करके पूरे अपन एटॉम और एलिमेंट्स को सेम कर देते हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टू मोर इक्वेशन एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे गैसियस स्टेट को किससे डिनोट करते हैं हम, सिंबल है गैसियस स्टेट को डिनोट करने का जी। अब जैसे कि हमने लिख रखा है इसमें नहीं है क्या यार, देखते हैं, देखो 1 मिनट, इसमें नहीं है, आगे लिखा हुआ है, आगे बता देंगे, टेंशन ना कीजिए यार, आप हमारे साथ हो। तो गैसेस स्टेट को हम जी से डिनोट करते हैं, लिक्विड को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और सॉलिड स्टेट को हम एस से डिनोट करते हैं, और एक गैस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन को हम ए क्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन में दे रखा है एम जी एक सॉलिड है, तो एस से डिनोट कर दिया, ऑक्सीजन एक गैस है तो जी से डिनोट कर दिया, ये जी से डिनोट कर रखा है ना, ये देखो इसमें, और एम जी ओ ये सॉलिड है तो जी से डिनोट कर दिया। तो समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार, जैसे कि पहले हम इनका एटॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो भाई केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है इसका रिवीजन करते हैं। कि भाई जैसे कि कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एटॉम्स और एलिमेंट को सेम करो। सेम करने के लिए पहले उनकी एक टेबल बनाओ, टेबल बनाने के लिए उनके जैसे कि है इसमें एटॉम और एलिमेंट के एटॉम कितने कितने दिए हैं वो समझो, जैसे रिएक्टेंट के कितने एलिमेंट दिए गए हैं तो रिएक्टेंट में लिख दो, ये रिएक्टेंट की एक वो बन गई कॉलम, और एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाओ। अब इसमें अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो बैलेंस करने के लिए हम पहले धीरे धीरे एक एक चीज़ को बैलेंस करते जाएंगे। तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, भाई इसमें 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। अब हाइड्रोजन इसमें 2 है तो इसमें 4 से 2 मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो 8 के बाद इसको भी 8 बनाया, इसको 8 बनाने के बाद फिर अपन ने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो जब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई तो बैलेंस इक्वेशन के फिर हमने एटॉम और एलिमेंट को एक बार फिर से समझे कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने दिए गए हैं। तो फिर जब ये बराबर हुए तो हमारे समझ आया कि भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और हमने समझाया कि दिया कि गैसेस को कैसे लिखते हैं, लिक्विड को कैसे लिखते हैं, सॉलिड को कैसे लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में नोट्स बनेंगे नहीं, अभी नोट्स साथ के साथ बनाओगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। ऐसी वीडियो आगे आती रहेगी, पूरी 10th क्लास की पूरी सीरीज चलेगी लास्ट तक, तो आप देखते रहिए। आप कभी भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, हमको सपोर्ट की ज़रूरत है और हम आपको सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अपनी पूरी हिम्मत से और पूरी श्रद्धा से जितना हो सकता है उतना अपना बेटर देंगे, तो आप समझिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 रिएक्शन 5 टाइप की होती है, जिनमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये तो वर्ड ही पहली बार सुना है मैंने।
अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी हम किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं, जैसे कि यार दो या दो से चीज़ को हम किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा समझने का कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है भी नहीं। जैसे कि कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का दो या दो से अधिक चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सीधी सी फंडा है और कोई फालतू सोचने की बात नहीं है इसमें। तो भाई जैसे कि देखा हमने कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन वो है जो दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को बनाकर प्रोडक्ट में तब्दील होती है, बदलती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दो और दो से, जैसे कि एक हो गया हमारा, एक ये रिएक्टेंट हो गया और एक ये रिएक्टेंट हो गया, दोनों रिएक्टेंट को बनाकर हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं। अब ये हमारा कंबाइन हो गए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को बनाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम इसका, MgS। Mg एक सॉलिड है, तो मैग्नीशियम को हम एयर में बर्न करेंगे तो हमको मिलेगा MgO। ठीक है, एक Mg मतलब मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाई, तो हमको कॉम्बिनेशन में क्या प्रोडक्ट मिला, MgO। तो दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट की हम कॉम्बिनेशन करवा के किसी प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सीधा सा बात है, जैसे कि कोयले को जलाना। अब ये कोयला है, कार्बन सॉलिड है, अब इसको हम जलाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाएंगे, गैसेस में, तो CO2 बन जाएगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के बना, तो ये भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो गई भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी, एक तो कंप्लीट हुई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक पहला पार्ट हो गया। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद सेकंड रिएक्शन आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब होती क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द विच वन और कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ठीक उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जो दो या दो से अधिक चीज़ों का मिला के बनती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, कंबाइन करके बनती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है एक प्रोडक्ट को दो या दो से अधिक चीज़ों में तोड़ दे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रिएक्शन in which one compound decompose into two or more compounds elements are known as the decomposition reaction. A decomposition reaction is just the opposite to combination reaction. A general decomposition reaction can be represented as the follow. ठीक है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, अब इस प्रोडक्ट को दो या दो से अधिक चीज़ों में तोड़ देंगे तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगी, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसको याद कीजिए, दो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट हो गए, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों ही सीधे, दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों समझ में आ गए। तो एक एक एग्जांपल इसके याद कीजिए, इसे दो एग्जांपल हमने बता रखे हैं, दोनों एग्जांपल इसके याद कीजिए और इसके एग्जांपल याद कीजिए। CaCO3 ये सॉलिड होता है, CaCO3। अब इसको हम भाई हीट देंगे तो CaO में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 में निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होने के बाद और इसका CO2 छोड़ देगा, मतलब CO2 गैस रिलीज कर देगा ये। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका FeOH का होल थ्राइस। इसको हम हीट देंगे तो Fe2O3 और 3H2O में चेंज हो जाएगा। तो
तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। मतलब ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में टूटते हैं तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारो। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब रिएक्शन बताया गया है भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लाइन लिखी गई है कि ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। ब्राउन फ्यूम्स जो भी गैस निकलती है वो NO2 के होते हैं। तो इसकी रिएक्शन दे रखी है कि PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इस प्रोडक्ट को डिकम्पोज करते हैं हीट देकर, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है कहने को ये। लीड नाइट्रेट है ये PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको हीट देकर PbO लीड ऑक्साइड में तो मतलब टूट जाता है PbO में और NO2 में। जो 4NO2 गैस होती है ये एक ब्राउन फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, इसको ब्राउन फ्यूम्स गैस बोलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स में चेंज हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही जैसे कि सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने पढ़ा कि भाई एक तो हीट से होता है, जैसे कि डायरेक्ट हीट प्रोवाइड की जाती है, और एक होता है सनलाइट से। तो AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रखेंगे, जैसे कि सनलाइट में रख देंगे, सिल्वर क्लोराइड एक पाउडर होता है, सॉलिड मतलब सॉलिड स्टेट में एक पाउडर होता है। जब इसको रखेंगे तो Ag और Cl मतलब सिल्वर और क्लोराइड निकल जाएगा, अलग अलग टूट जाएंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएंगे एक प्रोडक्ट से। इस एक प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, समझे। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई सनलाइट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल आता है भाई साहब, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा समझ लीजिए। AgBr से सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड है, इस सनलाइट में हम इसको रखते हैं तो Ag और Br2 में ये टूट जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट में टूटकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बना देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ये भी हो गया। तो Ag और Cl का यूज़ क्या होता है, ये यूज़ देख लीजिए। दीज अबोव रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में AgCl और Br2 का यूज, Br का यूज होता है। ये ज़रूर देख लीजिएगा, और आता ही है एग्ज़ाम में कि भाई ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ क्या होता है, उसकी रिएक्शन लिखिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो इन रिएक्शन को याद कर लेना। ये एग्जांपल बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुआ है। हम वैसे क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, सब चीज़ पूरा क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तो बहुत टाइम है पूरा होने को। खैर, तो अगले दो डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आज की वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता क्या है और एंडोथर्मिक, ये दो चीज़ें भाई, ये दो चीज़ है, दो डेफिनेशन है, इन वर्ड्स की समझेंगे। तो एक्सोथर्मिक वो होता है द गिव द हीट एंड एनर्जी। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जैसे भी कोई रिएक्शन होती है, दो या दो से अधिक चीज़ों में रिएक्शन होती है, तो उसमें से जो हीट निकलती है भाई, रिएक्टेंट भी हो सकता है कि प्रोडक्ट में बदले, या प्रोडक्ट हो सकता है कि वो डिकम्पोजिशन होकर रिएक्टेंट में बदले। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब वहाँ पर हमको हीट और एनर्जी मिलती है जो रिएक्शन में होती है। जैसे कि आग मिल जाए, या फिर गर्मी मिल जाए, या जैसे कि हम अपने कैल्शियम ऑक्साइड को और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, तो उसमें हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो गर्मी देता है हमको, हीट निकलती है उसमें से, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन। जो भी हम हीट देंगे तो वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो रिएक्शन पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि हमने अभी हीट दी भाई कि PbNO3 लीड नाइट्रेट को हमने हीट दी, तो लीड ऑक्साइड और NO2 और ऑक्सीजन में टूट गया, तो पूरी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, जो मतलब पूरी हीट देने के बाद जो पूरी हीट को अपने अंदर रिएक्शन में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो मतलब इसको हीट दी जाती है और एक्सोथर्मिक हमको हीट देता है, ठीक है।
इस रिएक्शन होने के बाद हमको हीट मिलती है और इस एंडोथर्मिक में हीट का यूज़ होता है, हीट देने के बाद ही रिएक्शन की जाती है। ओके दोस्तों, बाय बाय आज की वीडियो के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये अपना सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट था। अगले थर्ड पार्ट के लिए वेट करें। आपकी वीडियो अच्छी आएगी और आप जल्दी से जल्दी नोट्स को बना लीजिए। इन नोट्स को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे हमारे दी गई है लिंक, वो फॉलो करके पहुंच जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पूरी आरबीएससी और सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का पढ़ाया गया है, जो दोनों में है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों। और जैसे कि आपको पता ही होगा, धीरे धीरे हम कोर्स को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे अपन ख़त्म करेंगे। तो हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। जय माँ सरस्वती। जय हिंद, जय भारत।